जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 8 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो दोनों शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब? 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थान का नाम भी आपको ध्यान रखना है, तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि नेपाल और भारत के बीच में किस क्षेत्र को लेकर के विवाद है। तो नेपाल और भारत की बात करते हैं तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद है। और पिछले साल आपको याद ही होगा कि नेपाल के द्वारा एक विवादित नक्शा भी जारी किया गया था। तो 3 क्षेत्रों के नाम आप ध्यान रखिएगा। एक तो है काला पानी, दूसरा है लिम्पियाधुरा और तीसरा यहाँ पर है लिपुलेख। फिर पूछा गया कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह आपको मिल जाएगा यूएसए के न्यूयॉर्क में और हेनरिटा एस4 इसकी प्रमुख है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो स्टैटिक जीके T20 टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जा रही है पूरे मार्च महीने में, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वह 1 मार्च 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक चलेगी और इसमें आपको स्टैटिक जीके के 14 टॉपिक मिलेंगे। तो इन टॉपिक में आप टेस्ट दे करके अपनी तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में अगर आपसे इनविटेशन कोड पूछा जाता है तो आपको इंटर कर देना है KV10। ध्यान रखिएगा ये पूरी तरीके से निःशुल्क है और आप इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी के बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार से शिप्रा चौहान मैम के द्वारा 5 टेस्ट यहाँ पर होंगे 1 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक, तो ये भी आपके फ्री होंगे। और ये जो सारे टेस्ट हैं वे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए होंगे। यानी चाहे आपको आने वाले समय में एनटीपीसी का CBT 1 देना हो, यानी कि अगर आपका बचा हुआ है CBT 2 एग्जाम आपको देना हो या फिर ग्रुप डी का एग्जाम देना हो, तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ में रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही कम कीमत में यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो सिंपली आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, यूज करना है कोड KV10 और इसके बाद में आप कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अगला एक प्रश्न पूछा गया कि 2019 में किस संस्था ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए। तो इस संस्था का नाम है इसरो। क्या नाम है? इसरो ने 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए। कैसे? क्योंकि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इस प्रकार से 2019 में इसने 50 वर्ष पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2020 तक लद्दाख के राज्यपाल कौन है। तो याद रखेंगे RK माथुर साहब लद्दाख यूनियन टेरिटरी के इस समय राज्यपाल हैं। उधर अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन है, यानी कि महिला रक्षा मंत्री की बात हुई है। तो ध्यान रखिएगा ये है निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन, जो कि वर्तमान में भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी हैं। तो ये भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी रही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हॉर्नबिल जो त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा नागालैंड में यह त्यौहार मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न था कि रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। अगर आप में से किसी को पता है तो वह नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसकी जो PDF होगी उसमें मैं इसके आंसर को इंक्लूड कर दूंगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यूनेस्को से कौन से देश अलग हुए। भारत नहीं हुए, कौन से देश अलग हुए थे। तो यूनेस्को की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो हमारे टर्म चाचा वाला देश है, यानी कि जो आपका अमेरिका था, तो ये अलग हुआ था। एक देश है इजराइल, तो ये दोनों देश यूनेस्को से अलग हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1 GB में कितनी मेगाबाइट्स होती हैं।
तो कई लोगों ने इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से भेजा है। कई लोगों ने ये कहा है कि 1024 केबी में कितने एमबी होती है, तो इसको आप लोग कनेक्ट ही कर सकते हैं कि एमबी, जीबी या बिट बाइट। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था। बाकी अगर 1 जीबी की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 1024 एमबी देखने को मिलेगी। फिर एक प्रश्न था कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था रैम, तो ये आपका होगा करेक्ट, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर एक प्रश्न था कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, तो डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सर्वर। क्या नाम है? डोमेन नेम सर्वर। अगला प्रश्न पूछा गया कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था, तो इबादत खाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1575 में अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1575 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर है ये? तो फतेहपुर सीकरी में आपको मिलेगा इबादत खाना। अगला एक प्रश्न था कि एक परिवार एक नौकरी किस सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या यही था, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर हम लोग एक परिवार एक नौकरी की बात करते हैं तो सिक्किम सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर एक प्रश्न था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस समय अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इस समय एनजीटी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न था जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में लागू इंट्रोड्यूस किया गया था, तो संविधान में होता है 101वां संशोधन 2016 में, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को हमारे देश में लागू कर दिया जाता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इंद्रावती नदी उसमें एक ऑप्शन दिया गया था, और इंद्रावती की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। एक प्रश्न यहाँ पर महाभियोग से पूछा गया था। संभवतः प्रश्न में ये पूछा गया था कि ये जो महाभियोग होता है वह किसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा हमारे देश के राष्ट्रपति के ऊपर लगता है आर्टिकल 61 के द्वारा। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर भी महाभियोग प्रावधान लगाया जा सकता है। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के संविधान से हमने इस प्रावधान को लिया है। एक प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इनका नाम है सरोजिनी नायडू। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन है, तो इनका नाम है एनी बेसेंट। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर पूछा गया कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि जो हमारी CO2 होती है ये कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो ये होती है 0.03 टू 0.04%। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ था, तो ये इसका 3rd एडिशन था और ये आपका हुआ था गुवाहाटी में। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में ये हुआ था। 2021 वाला भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा के पंचकुला में ये हो रहा है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी ने किस अधिनियम के विरोध में सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था, तो ये शुरू किया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि जो असहयोग आंदोलन था उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो रॉलेट एक्ट होता है। उसके अलावा जो आपका अमृतसर में कांड होता है उसके बाद में यहाँ पर सत्याग्रह का जो आंदोलन है वह गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। फिर एक प्रश्न था कि स्पाओ नाम का जो नृत्य है वह किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कि किस राज्य में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा लद्दाख में यह नृत्य होता है। वन्य जीव अधिनियम से एक प्रश्न था। एक प्रश्न पूछा गया था कि इटालियन ओपन 2019 किसने जीता, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने दूसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आइए पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्रश्न था कि बृहदरेश्वर का जो मंदिर है वह आपको कहाँ पर मिलेगा, तो पहले भी ये मंदिर कई बार पूछा जा चुका है। ये जो मंदिर है वह आपको तमिलनाडु के तंजावुर में मिलेगा। कावेरी नदी के तट पर इसका निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा जो हमारे ग्रेट लिविंग चोलाज टेम्पल है उसमें भी हमारा बृहदरेश्वर मंदिर शामिल है और राजा राजा चोला प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2018 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब देखिए अगर हम लोग खिलाड़ी की बात करते हैं तो 2 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला था, लेकिन अगर हम लोग क्रिकेटर की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी को यह पुरस्कार मिला था। तो एक हमारे पंकज आडवाणी हैं जो कि बिलियर्ड्स और स्नूकर के हमारे देश के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। तो इन दोनों खिलाड़ियों को 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि PSU का नाम क्या है।
तो एक बच्चे ने ये बताया कि पीएसयू का नाम पूछा गया था। बाकी बाद में एक ने ये बताया कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि इनमें से कौन सा एक पीएसयू नहीं है। तो पीएसयू के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि ऐसी हमारी कंपनियां जो कि भारत सरकार के अधीन होती हैं उन्हें हम लोग पीएसयू कहते हैं। तो अब कौन पीएसयू नहीं है ये आप ऑप्शन के जरिए एलिमिनेट कर पाएंगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 36 से 51 में। किसमें? हमारे संविधान का जो भाग 4 है उसमें आपको आर्टिकल 36 से 51 मिलेंगे और इसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में प्रोविजन दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि आयरलैंड से हमने ये प्रोविजन लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2007 में टाटा ग्रुप के द्वारा किस सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जब टाटा ग्रुप ने 2007 में इसको विकसित किया था इसका नाम रखा गया था इका। ये एक संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब होता है वन, और उस समय ये दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इसके अलावा एशिया का ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था 2007 में। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है इका। तो टाटा समूह का जो कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी है पुणे में, वहां पर इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पाणिनि के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, ये किस भाषा में लिखी गई है। तो पुस्तक के नाम से भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पुस्तक है वह लिखी गई है संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूस्खलन या ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे वह भी आप नीचे कमेंट में बताइएगा जिन लोगों ने पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राजवंश के द्वारा सबसे पहले स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो इसकी शुरुआत की थी मौर्य राजवंश में, जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्होंने। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सम्राट अशोक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि हमारे संविधान का जो संक्षिप्त वर्णन है वह आपको कहां पर मिलता है, यानी कि हमारे संविधान में कौन सी जरूरी चीजें शामिल की गई हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप हमारे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं, यानी कि जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है उसे पढ़ करके आप ये समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में किस प्रकार की चीज़ों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2018 में सबसे युवा कप्तान कौन बने थे। तो याद रखिएगा 2018 में राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बने थे। तो उस समय इन्होंने T20 क्रिकेट में कप्तानी की थी और उस समय इनकी एज थी 19 वर्ष 165 दिन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे कम उम्र में कप्तान बने थे राशिद खान। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में कब ये बने थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो ये बने थे 2018 में। उस समय T20 में ये बने थे कप्तान और उसके बाद में टेस्ट क्रिकेट में भी ये सबसे युवा कप्तान बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। आसान सा प्रश्न है, कान में मिलेगी, नाम इसका है स्टेपीज। इसी प्रकार से सबसे बड़ी की बात करते हैं तो उसका नाम है फेम्यूर, जो कि आपको मिलेगा पैर में। फिर पूछा गया कि आर्यभट्टम किस प्रकार की पुस्तक है। तो अगर हम लोग आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक आर्यभट्टम की बात करते हैं तो इसमें हमारे खगोलीय चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि यह एक प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में इसे भी लिखा गया है। फिर प्रश्न पूछा गया कि जो आपका छलिया लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो छलिया लोक नृत्य पहले भी पूछा जा चुका है, इसे हम लोग छोलिया के नाम से भी जानते हैं और ये उत्तराखंड राज्य का फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है। तो अगर हम लोग सबसे बड़े रेल नेटवर्क की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा भारत में। कहाँ पर? भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सबसे बड़े की बात करते हैं तो अमेरिका में आपको मिलेगा, दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा रूस। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2019 में यूनिसेफ की शांति राजदूत कौन थी। तो 2019 की बात करते हैं तो प्रियंका चोपड़ा 2019 में यूनिसेफ की राजदूत थी और उसी समय एक विवाद के कारण पाकिस्तान की ये मांग भी उठी थी कि प्रियंका चोपड़ा को इस पद से हटा दिया जाए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बाकी यूनेप की बात करें तो दिया मिर्जा इसकी राजदूत हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है UNDP की पद्म लक्ष्मी यहाँ पर राजदूत हैं और पिछले साल खुशी चिंदालिया हमारे यहाँ की एक राजदूत बनी थी। तो ये किसकी राजदूत बनी है वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि सोनार नाम की जो हमारी तकनीक होती है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसे हम लोग यूज़ करते हैं जल के भीतर, यानी कि जो हमारे सागर या सी होते हैं उनके भीतर किसी भी वस्तुओं का पता लगाने में। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोनार का फुल फॉर्म पहले पूछा जा चुका है, तो इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये इसका पूरा नाम है। लियोनार्डो दी विंची के द्वारा 1490 में इसकी खोज की गई थी और ये अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करती हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से यहाँ पर जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं उनका पता सोनार तकनीक के द्वारा लगाया जाता है। फिर एक प्रश्न था कि असंख्य तारों का जो समूह होता है जिसमें आपको धूल, गैस आदि भी मिलते हैं, ये क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसी प्रकार से जिसमें आपको असंख्य तारे मिले, धूल मिले, गैस मिले, इन्हें हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। लेकिन कई बार आप लोग आसमान में एक निश्चित पैटर्न में तारों को देखते होंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2019 जो है ये कहाँ पर मनाया गया था। तो ये आपका हुआ था वाराणसी में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसे मनाया गया था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2019 वाला वाराणसी में हुआ था। और प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं तो 9 जनवरी को इसे हम लोग मनाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो ये हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि नाभिकीय ऊर्जा में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं तो यहाँ पर यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कोबोल भाषा पहली बार कौन सी पीढ़ी में प्रयोग में लाई गई थी, यानी कि किस पीढ़ी में इसे डेवलप किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे सेकंड जनरेशन है वहाँ पर कोबोल भाषा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर एक प्रश्न था कि नेटल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना है वह किसने किया था। तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। कब किया था ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर एक प्रश्न था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पे है। तो इस शहर का नाम है दिल्ली। क्या नाम है, दिल्ली यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं पर अगर हम लोग पहले स्थान की बात करें तो मुंबई पहले पे है और बेंगलुरु रहा था तीसरे स्थान पर। फिर एक प्रश्न था कि 1857 में किस क्रांति की मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ था। तो ये हमारा था प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि जो हमारी 1957 की क्रांति थी। एक प्रश्न यहाँ पर था कि 1968 में यूएन द्वारा किस संधि को मंजूरी दी गई थी। तो अगर हम लोग संधि की बात करते हैं तो ये वियना कन्वेंशन है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए थे उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों ने वीडियो को यहाँ पर देखा है उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि कल से यानी कि 9 मार्च से मैं अनअकैडमी के ऊपर आप सभी के लिए लाइव क्लासेस की शुरुआत करने वाला हूं। वह जो लाइव क्लासेस होंगी वह पूरी तरीके से फ्री होंगी। उसमें आपको क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी डिटेल फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो अगर आप कल की क्लास को अटेम्प्ट करना चाहते हैं जिसमें हम लोग लाइव टेस्ट लेंगे तो उस क्लास की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आपको सिंपली उस क्लास में इनरोल कर लेना है और जब क्लास शुरू होगी तो उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास के पहले इनविटेशन कोड में आपको KV10 यहाँ पर एंटर करना है। तो इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।